खबरों को विस्तार से, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला था। इससे तिलमिलाए भूपेश बघेल ने अमित शाह के सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर बिंदुवार दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। बघेल की सरकार बनी, मैं पूछना चाहता हूं बघेल जी, आपने और आपकी पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए क्या किया? छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में चुनावी सभा के दौरान भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने तगड़ा पलटवार किया और सीएम ने अमित शाह के सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर बिंदुवार पोस्ट किए। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि सवालों से बचना भागना कायरता है और हम भाजपा नहीं कांग्रेस हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में नवा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए, कई गलत तर्क प्रस्तुत किए, कई वक्तव्य दिए, कई दावे किए। हालांकि सभी आरोप बिना होमवर्क के हैं। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व अपने नेता को गुमराह कर रहा होगा। हम कांड वाली भाजपा सरकार नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस सरकार हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोरबा की सभा में कुछ सवाल उठाए थे और गलत बयानी किया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उन सवालों के जवाब को तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। अब बताइए कि गृह मंत्री हैं, उनके एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में कमी आई है, छत्तीसगढ़ में बलात्कार में कमी आई है, और गृह मंत्री अपने विभागों से इतर जाकर बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा बेहतर सुशासन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में आज किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को लिए योजनाएं बनी है, उन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। तो ऐसे में जो गलत बयानी करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री के द्वारा उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए जवाबों का कोई भी तोड़ नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सवाल तो टीएस सिंहदेव ने भी पूछे हैं, सवाल तो आपके मंत्री जयसिंह ने भी पूछे हैं, सवाल तो सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण के बारे में भी पूछे थे, सवाल तो हम विधानसभा में भी पूछते हैं, पर हमें याद नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। आज छत्तीसगढ़ आग में जल रहा है। आवासहीन लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं, जिनके घरों में नल नहीं है उनको जल नहीं मिल रहा है, गौठान में गायें मर रही हैं। जरा मुख्यमंत्री जी जवाब दे कि इन प्रश्नों का जवाब जो नहीं दे रहा है वो क्या है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसकी बात पर यकीन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अमित शाह की बैठक के बाद बीजेपी मिशन 2023 की रणनीति में जुटी है, तैयारी में जुटी है। इस कड़ी में राजनांदगांव में बीजेपी कोर ग्रुप की 2 दिनी बैठक जारी है। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है, जिसमें सरकार को घेरने की भी रणनीति बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बिगुल फूंक दिया। इसके बाद बीजेपी नेता एक्शन में आ गए। राजनांदगांव के निजी होटल में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में ओम माथुर, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन समेत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद माथुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाना कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है।
हम हर काम को चुनौती के साथ लेते हैं, हर चुनाव को चुनौती के साथ लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई नाम लेके कोई चुनौती, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। मतलब यहाँ पे कम पड़ेगा तो दूसरे से ले लेंगे अपन। कम पड़ेंगे, क्यों कम पड़ेगा? पूर्ण बहुमत से आप इंतजार करिए ना चुनाव के अनुसार। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रास रूट को फोकस करने के संकेत दिए हैं। इस मामले में सांसद संतोष पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश से आए हैं बैठक लेने जाएंगे और बूथों की स्थिति से रूबरू होंगे। शक्ति केंद्रों में जो हमारे कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा होगी और इस प्रकार से पदाधिकारी बैठक का जो आज प्रथम दिन है ये ग्रामों में शक्ति केंद्रों में बीतेगा। रात्रि में आएंगे, रात्रि में समीक्षा होगी, पदाधिकारियों की बैठक होगी, संभागीय पदाधिकारियों की बैठक आज की तिथि में होगी। इस बैठक में करीब 180 नेता राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों की जमीनी स्थिति की पड़ताल कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की कार्यक्रम क्या होने चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये सारे विषय को लेकर के होंगे। वहीं आज अभी इस बैठक में जो हमारे आमंत्रित अतिथि हैं लगभग 150, वो सभी लोग हमारे ज़िले के 167 शक्ति केंद्रों में जा कर के वहाँ जो अभी तक हमारा संगठनात्मक संरचना है, चाहे वो बूथ कमेटी का गठन हो, चाहे शक्ति केंद्र का गठन हो, चाहे वहाँ पर हमारे स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं और वहाँ पर संगठन में किस तरीके से कामकाज संचालित हो रहा है, इस बात का आकलन करके एक रिपोर्ट प्रदेश को प्रस्तुत करेंगे। बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। ओम माथुर जी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, इसलिए वे आने वाले 2023 के चुनाव को किसी भी प्रकार की चुनौती के रूप में नहीं मानते हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जनता अभी तक भूली नहीं है 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस बिना पे सरकार बनाने का दावा किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी के नेता जी जान से जुटे हैं। अभी से ही बैठकों का दौर जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी नेताओं की बैठक में बनाई गई रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 3 दिनी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 17वें संस्करण का रविवार को आगाज हो गया। इस सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 से ज्यादा प्रवासी हिस्सा ले रहे हैं और इस साल के सम्मेलन की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। कल प्रधानमंत्री सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शानदार आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के शुभारंभ में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित कर अर्थव्यवस्था पर तारीफ करते हुए कहा कि पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश हो चुका है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर युवा दिवस मनाने की अहमियत बताई। को संबोधित किया था तो पूरी दुनिया को अपने एक परिवार का हिस्सा बनाया और कहीं ना कहीं दुनिया का दिल जीतने का काम स्वामी विवेकानंद ने उस समय किया था। और आज मैं कह सकता हूं आज से कुछ दिन के बाद ही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी होगा, जो पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल भी हम उसको मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने संबोधन के दौरान इंदौर आए मेहमानों से सराफा जाने की अपील भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो महाकाल लोक जरूर जाइएगा और एक बात जरूर याद रखिएगा कि समय निकालकर इंदौर के सराफा बाजार में जाना है। एक बार वहां जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सराफा तो जाना ही, साथ ही 56 दुकान भी जरूर जाना। 66 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया है। अतिथि देवो भव की परंपरा को साकार किया है। आपने दिखा दिया है कि मेहमान जो हमारा होता है
वो जान से प्यारा होता है। और इंदौर वालों, आप भी मुझे जान से ज्यादा प्यारे, मध्यप्रदेश वाले भी जान से ज्यादा प्यारे। इस दौरान सीएम शिवराज ने अप्रवासी भारतीयों की तारीफ की। कहा, भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित है। लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के युवा दुनिया से हमें जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये आपसी रिश्तों का ही असर है कि 34 मिलियन भारतीय आज विदेशों में हैं। प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि हमारा खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं। वहीं कल सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य आकर्षण का केंद्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। वे सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ मंच साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक समारोह का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को उद्घाटन किया। बलबीर सिंह जुनेजा इंदौर स्टेडियम में ये समारोह हो रहा है, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। इससे प्रतिभागियों को एक और जहां मंच मिलेगा, वहीं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता और बढ़ेगी, खेल भावना का विकास होगा। सीएम भूपेश बघेल ने सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पहली बार होने जा रहे राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु के लोगों ने अपने अपने वर्गों में भाग लिया। प्रदेश में खेलों के लिए उत्साहजनक वातावरण बना है, खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा प्रदेश में खेल के प्रति एक वातावरण बनीस और जे में पूरा गांव के गांव उमड़ के खेल में भागीदार बनीस, दर्शक भी बनीस, खिलाड़ी भी बनीस और बहुत जन ऐसे खिलाड़ी मन ला भी मौका मिलीस, खासकर लड़की मन ला जेबन शादी के बाद ससुराल चल रहे थे और ससुराल में उमन ला खेल के अवसर नहीं मिला। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 तरह की खेलों को शामिल किया गया है। इनमें गिल्ली डंडा, पिट्ठू, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो सहित कई ग्रामीण खेल शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की बात कही। अब मैं कहा था कि क्लस्टर स्तर के जिन खेल हुए, ब्लॉक स्तर के जिन खेल हुए, जिला स्तर के, संभाग स्तर के और प्रदेश स्तर में जिन जिन भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए, सब लोग पुरस्कार मिली। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 1900 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये स्पर्धाएं 10 जनवरी तक चलेंगी, जिसमें प्रदेश की लोक संस्कृति समेत स्थानीय खेलों को लोगों को जानने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर एक बेटी के संघर्ष से उबरकर कामयाबी की उड़ान भरने की। हम बात कर रहे हैं धमतरी की रहने वाली स्मारिका की, जो अगर चाहती तो मोटी तनख्वाह पर नौकरी भी कर सकती थी, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और था। तभी तो आज वो अपनी सोच और प्लानिंग की बदौलत दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं और खेती को उन्होंने फायदे यानी लाभ का धंधा बना डाला। इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री, प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब, लेकिन सब छोड़कर स्मारिका चली आई गांव। और देखिए जरा आज वो किस मुकाम पर हैं। पुश्तैनी काम को ही संभाला, जो पढ़ाई लिखाई की उसका उपयोग खेती के काम में किया और नतीजा ये कि सालाना टर्नओवर
1 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इतना ही नहीं, जो खुद कभी नौकरी करती थीं, आज 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। कुरूद ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है चरमुढ़िया और यहीं निवास करती हैं स्मारिका। हाई क्लास लाइफ मेंटेन करती हैं, वो भी खेती के जरिए। लाइफस्टाइल और डेली वर्क शेड्यूल बिल्कुल किसी निजी कंपनी के सीईओ जैसा। प्लानिंग, एक्सपर्टीज और इन्वेस्ट के चलते आज उन्होंने फार्मिंग को एक अलग रूप में स्थापित कर दिया है। धान की परंपरागत खेती को छोड़ वे सब्जियों की खेती कर रही हैं। एक्चुअली जब मैं पुणे में पहले जॉब कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे तो जॉब किया। जॉब करने के टाइम पे घर में थोड़ा सा ऐसे स्थिति हो गई कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, और क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक्चुअली घर में थोड़ा हेल्थ इशू था, तो घर पे सपोर्ट करना था। एक्चुअली अभी हम लोग फिलहाल 2 साल से, ये दूसरा ही साल है हम लोगों का फार्मिंग में, वेजिटेबल फार्मिंग में। तो पहले तो धान की खेती करे थे तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट पहले से थे, और अभी जैसे फसल बोते जा रहे हैं तो उस हिसाब से नए नए इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत पड़ते जा रहे हैं। हम लोगों के पास हम लोग एक सलाहकार है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं, उनसे सलाह लेते हैं, और वो हमें मतलब फसल बोने से लेके पूरा लैंड प्रिपरेशन से लेके पूरा आखिरी तक का वो पूरा हमें मदद करते हैं। तो उससे हम लोगों को काफी हेल्प मिलती है। कितने लोगों को जॉब यहाँ पर आपने काम दे रखा है किसी भी रूप में? यहाँ पे अंदाजन हमारे यहाँ पे लगभग 90 से 100 के बीच वर्कर लोग यहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा। इस बार थोड़ा दिक्कत है क्योंकि रेट वगैरह थोड़ा सा काफी कम है, बट कहते हैं कि एग्रीकल्चर में 3 साल का, एटलीस्ट 3 से 4 साल का कैलकुलेट करना चाहिए। बस आशा यही है कि अगले साल भी अच्छा रेट मिले, और हमारा मेन फोकस तो यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। पुणे में 8 लाख का पैकेज छोड़कर वापस अपने घर स्मारिका आई। कभी किसानी करना नहीं चाहती थी, लेकिन पिता के बीमार पड़ने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा, और अब उनका सारा समय इसी काम में बीत रहा है। आज इलाके के दूसरे किसानों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत हैं। धमतरी के आला सरकारी अफसर भी स्मारिका के मुरीद होने लगे हैं। वो जिस समय यहाँ आई ना, उस समय एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा बात करने कंडीशन में भी नहीं था। वो खुद भी सोची, और उनकी छोटी बहन, उनके चाचा लोग, ये लोग सब बोले, तो फट से वो रेडी हो गई, यहाँ पे देखने लगी रायपुर से आके। तो ये शहर के लिए, अपने जिले के लिए गर्व की बात है कि अब पढ़ी लिखी बेटियां भी एग्रीकल्चर को एक व्यवसाय के रूप में अपना रही हैं, और इससे बहुत बड़े मतलब ये गर्व की विषय है। स्मारिका को गांव के 100 से ज्यादा लोगों को गारंटीड रोजगार देने के कारण पूरे गांव में सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन अब स्मारिका का नाम सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि बाहर भी चर्चा में रहने लगा है। कहा जाता है कि मेहनत किसान करता है, लेकिन उसका बड़ा फायदा दलाल, बिचौलिए और व्यापारी ले जाते हैं। लेकिन स्मारिका ने महज 2 साल के अंदर इन सदियों पुरानी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। तो खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो लोग बातें कर रहे हैं, जो किसान सोच रहे हैं, उनको इनसे सीख लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे उन्होंने काम किया, इसी पर वो भी काम कर सकते हैं और अपनी खेती को भी लाभ का धंधा बना सकते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर लोगों ने एक विलुप्त प्रजाति के गिद्ध को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह गिद्ध 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के क्षेत्र में ही पाया जाता है। देखिए रिपोर्ट। गिद्ध, जिसे अंग्रेजी में वल्चर भी कहा जाता है, और ये विशाल पक्षी भी हमारे इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। कह सकते हैं कि ये हमारे सफाई मित्र हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से ये मृत जीवों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि हमारे देश में लगातार इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। बीते 3 दशकों में इनकी संख्या 4 करोड़ से गिरकर लाखों में रह गई है, और इस बीच विलुप्त हो चुके गिद्ध का मिलना भी अपने आप में अहम खबर है।
ये खबर आई है कानपुर से, जहां के बड़ी ईदगाह के कब्रिस्तान में गिद्ध का जोड़ा नजर आया, जिसे देख लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और बड़ी चादर से गिद्ध को पकड़ लिया गया, जबकि मादा गिद्ध उड़ गई। पकड़ में आया ये गिद्ध काफी विशाल है। जानकारी के मुताबिक ये हिमालयन गिद्ध है, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। पकड़ाया गिद्ध काफी बड़ा है। इसका एक पंख ही फैलाने पर करीब 5 फीट चौड़ा है। स्थानीय लोगों ने इस गिद्ध को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि गिद्ध प्रौढ़ है। गिद्ध की पहचान करने के बाद ईदगाह में रहने वाले सफीक नाम के युवक ने अन्य 5 लोगों के साथ मिलकर बड़ी चादर तानकर उसे पकड़ा। वहीं दुर्लभ पक्षी को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब कानपुर जू के सुपुर्द इस गिद्ध को किया जाना है। माना जा रहा है कि मादा गिद्ध भी कहीं आसपास घूम रही है। लोगों का यह भी कहना है कि गिद्ध का ये जोड़ा बीते कुछ दिनों से यहीं डेरा डाले हुए था। आपको बता दें कि पूरे देश में गिद्धों की लगातार घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने साल 2004 में ही जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की। इसके साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वाकई आपको हैरानी हो रही होगी इस गिद्ध को देखकर, लेकिन ये विलुप्त प्रजाति के गिद्ध हैं और अब इसको संरक्षित करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वैसे आपको बताते हैं कि गिद्ध जो है मृत जानवर उनका भोजन होते हैं और ये जानवरों में जो दर्द निवारक दवा आती है डाइक्लोफेनेक, इसका इस्तेमाल जानवरों में करने पर उनके शरीर में इस प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं कि गिद्ध अगर उस मृत जानवर को खाता है तो फिर गिद्ध की मौत का सबसे बड़ा कारण जो है वो डाइक्लोफेनेक बताया जा रहा है। इसलिए जानवरों की बीमारियों को इलाज करने के लिए डाइक्लोफेनेक दवा जो है इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास चल रहे हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by